हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तो हम लोग रिफ्रैक्शन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तब उसी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपके ब्लैक बोर्ड पर ये पहला सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है। जब हालांकि मैं इन बातों को आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो सवाल क्या है हमारा कि ये रे ऑफ लाइट बेंड्स which passing from one transparent medium to another medium having a different refractive index। मतलब एक रे ऑफ लाइट है, वो वेंट्स होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ठीक है ना। हैविंग ए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। मीडियम 1 का कुछ और है और मीडियम 2 का कुछ और है। तो कहने का मतलब है कि बेंड्स हो जाती है, यानी कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है कम हो, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है ज़्यादा हो। तो पहला सवाल है कि नेम द फेनोमेना, गिव रीजन फॉर इट। यानी कहने का मतलब है कि लाइट में ये नहीं कहा है इस सवाल में कि किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? डिफरेंट है। तो ये कहा है कि लाइट्स बेंड्स होती है तो बेंड्स होगी, ठीक है ना। अब अगर वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर प्रवेश करेगी लाइट की, तो क्या होता है? उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें उस लाइट की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। और जो रिफ्रैक्टिव रे होती है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अगर वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, और वो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव रे होती है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस घटना को तो हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो लाइट की स्पीड है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लाइट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, तो रिफ्रैक्शन की घटना होगी ही होगी। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता, तो अभी हमने कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब जो इंसिडेंट रे होती अनडिविएटेड निकल जाती, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन की घटना होगी। इसका रीजन क्या है कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडिया, different refractive index of different media, therefore the speed of light in two medias are different, है ना। तो जब स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी तो मेन रीजन क्या होता है? लाइट का अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होना ही तो मेन रीजन है रिफ्रैक्शन का, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन की घटना होगी, ठीक है। फिर दूसरा सवाल है, हाउ डू द फॉलोइंग क्वेश्चन चेंज। नीचे स्पीड, वेवलेंथ, frequency and amplitude if second medium is dense then the first medium। या देखो यहाँ बता दिया कि जो सेकंड मीडियम है वो डेंस है यानी डेंसर है, और फर्स्ट मीडियम क्या है? रेयर है। फर्स्ट मीडियम क्या है? रेयर है। तो इसका मतलब है कि जो लाइट है वो रेयर से डेंस में जा रही है, तो पहली बात तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। ये क्या है? डिक्रीज करेगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी? डिक्रीज, है ना। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, डिक्रीजेस। और वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ क्या करेगी? ये भी डिक्रीज करेगी। क्यों? हमने कल रिलेशन बताया था पिछले वीडियो में कि वो
जो किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, उसमें उस लाइट की वेवलेंथ जो इसके प्रोपोर्शनल होती है। तो जब ये घटेगी तो जाहिर सी बात है कि वेवलेंथ भी कम होगी। तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट होगी, हमने बताया था, इसको पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड होती है, अनचेंज्ड। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। याद रखना कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो का स्क्वायर जो होता है लाइट के इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड जो होते हैं लाइट का, उसका स्क्वायर जो है वो लाइट के इंटेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी इंटेंसिटी भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि पार्शियली उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब इंटेंसिटी घट जाती है तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो भी घट जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है ना। तीसरा है, तो कहने का मतलब स्पीड वेवलेंथ डिक्रीज होंगी, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होगी, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरा है कि स्टेट वेदर द रे ऑफ लाइट विल बेंड और नॉट इफ बोथ मीडिया हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नो रिफ्रैक्शन होगा, नो रिफ्रैक्शन होगा। अभी हमने कल ही बताया था कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जो लाइट रेज होती है, जो इंसिडेंट होती है, वो अनडिविएटेड जो है वो चली जाएगी, सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो द रे विल नॉट बेंड। तो बेंड आर नॉट, तो कहेंगे द रे विल नॉट बेंड, द रे विल नॉट बेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों मीडियम स्पीड ऑफ लाइट रे सेम होगी रे की, इसलिए नो रिफ्रैक्शन होगा। तो इसलिए बेंड नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था, और यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा मजबूत हो गई, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला सवाल था एक कॉन्सेप्ट पे था जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था, ठीक है ना। एक हम दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं और एक लेते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। और ये दूसरा सवाल हमारा जो है आपके ब्लैक बोर्ड पर है। ये है कि देखिए क्या बोला है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ये होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे आप कहते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो इससे क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर या म्यू, देखें यन दोनों भी लिख सकते हैं आप, यन यूज करिए चाहे म्यू यूज करिए, आपकी मर्जी। चलिए जैसे म्यू वाटर है तो ये C/V W का मतलब है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका जो है ये हमारा है 4/3 और हो जाएगा CV/W। यहाँ से अगर VW की बात करें तो ये नीचे आ जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं ऊपर 4 चला, सॉरी ये 4/3 वो ऊपर चला जाएगा 3, तो 3/4 C, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से निकल के आया, हमको लिखना है कि इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 वाटर में। ये वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है ना, इज 3/4 द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। द स्पीड, इट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब है कि इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, वाटर में, इन वाटर इज 3/4 the speed of light in air या फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम या एयर। तो यहां से देखो C का 3/4 हो गया, ठीक है ना। या आप अगर इस तरह से इसको उल्टा करें
तो ये भी हो सकता है। ये 4/3 स्पीड वाटर। तो कहने का मतलब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है, यहाँ पे इसका अगर उल्टा बोले कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होगी, इसका मतलब 4/3 द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ज्यादा स्टेटमेंट ये अच्छा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का 3/4 है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसका मतलब ये है, अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक, सिंपल बात, ठीक है। चलिए अब अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सिंपल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, यानी कि 4/3 होता है और इस तरह से भाग देंगे तो ये भी आता है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, एयर या वैक्यूम के। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहिए या वैक्यूम, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको हम म्यू से दिखाइए या एन से, जो भी दिखाइए। तो ये एयर म्यू डब्ल्यू इसको कह लीजिए, और ये सी और ये भी डब्ल्यू। तो क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो इसको इस साइड ले जाइए, ये तो दिया हुआ है, ये 4/3 है। सी की वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितना दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जितना होती है मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो वी वाटर क्या हो जाएगा, इसका आपस में गुणा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आकर के, 9/4 इतना हो जाएगा। तो अब इसे अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये आएगा इतना मीटर/सेकेंड। तो इस तरह से कभी कभी ये होता है कि कांच में कोई लाइट जो होती है वो कांच में जा रही है एयर से, तो कहाँ ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। तो सिमिलर सवाल, मतलब सिमिलर फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह के फार्मूला, अब देखिए इसमें कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा। अभी कभी कभी ये दोनों दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा। इन तीन में कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आप कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है ना। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल हम लगाते हैं, आपका चौथा, ठीक है। चौथा सवाल है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 जो है ये है आपके ब्लैक बोर्ड पे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज 3/2। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारा क्या क्या दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन भी, ठीक है। 4/3 है एंड ग्लास का 3/2 है। सवाल क्या पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का क्या होगा। यानी ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। और ये दोनों क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये क्या है, रिलेटिव है। तो रिलेटिव के लिए हमने एक फार्मूला दिखाया था कि जो लास्ट में होता है यहाँ पे, वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन जो पहले होता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होता है ना। तो चलिए अब इसकी वैल्यू रखिए 4/3 और इसकी वैल्यू 3/2 और ये 4/3।
जो नीचे होता है सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 3 4 × 2 यानी 9/8। इसी सवाल को बदल भी सकता है। अगर इसी सवाल में पूछे कि नहीं ये निकालिए ग्लास वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम क्या लिखेंगे, ये, ठीक है ना। तो ये है 4/3, ये 3/2 है। तो 4 × 2 3 × 3, मतलब ये चीज़ उलट जाएगी 8/9, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने दोनों सवाल लगाने हैं और अक्सर ये सवाल कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो हम अपना अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो पांचवी प्रॉब्लम है। क्या इसमें लिखा है, पहला क्या सवाल है कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम 1 टू ए डेंसर मीडियम 2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फिर सवाल है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो पहला काम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो सोल्यूशन में क्या है, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, बहुत। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या है, आई कितना है 45 डिग्री। रिफ्रैक्शन एंगल आप कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। आई आपका कितना है 45 और आर कितना है 30 डिग्री। और कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको पता करना और ये भी पता करना दूसरे सवाल में। तो यहाँ पे हम स्नेल रूल का अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्या होता है, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी फर्स्ट मीडियम में जो एंगल होता है उसका साइन और सेकेंड मीडियम में जो एंगल होता है उसके साइन का रेशियो होता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो होता है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो चलिए हमको ये पता करना था। तो साइन आई की वैल्यू क्या है, साइन 45 रख देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे साइन 30। साइन 45 की वैल्यू याद रखिएगा, मतलब जो अगर 9th में तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, हाफ होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 हो जाएगा तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2/√2। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं। तो क्या है, इसको हटा देंगे, हर में जो इसका डिनोमिनेटर में अंडर जो कांडी है अंडर रूट है उसको हटाएंगे, तो इसी से अपोजिट, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें। तो देखिए ये 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, जैसे √2 × √2 मिलके 2 2 कैंसिल, बचेगा क्या √2, ठीक है ना। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, इतनी होती है, ठीक है ना, या तो √2 लिखेंगे, ठीक। अब इसी का उल्टा पूछा है, ठीक है ना, इसी का क्या पूछा है उल्टा। तो हम ये फार्मूले रिलेशन और जानते हैं, क्या रिलेशन जानते हैं कि 1μ2 = 1/2μ1, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, 2μ1 1 हो जाएगा 1μ2। तो इसी को उलट देंगे, उलट देंगे क्या आ जाएगा, इसका मान कितना आया √2, तो उसका मान हो जाएगा 1/√2। तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने सब कुछ चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बस उसी का उपयोग करके सवाल को सिंपली हल कर लेना है, ठीक है ना। चलिए एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, प्रॉब्लम 6 है जो आपके ब्लैक बोर्ड पे है, क्या है
कि हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास प्लेन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 यानी 1.5। ठीक है ना। तो एक ग्लास स्लैब है, एक तरह से ग्लास प्लेन है, जिसकी मोटाई क्या है, हम अगर मोटाई को इसको हम टी से डिनोट करें तो जिसकी जो थिकनेस है, थिकनेस जो है वो टी क्या है, वो 2 mm है। मीटर में लेंगे तो ये मीटर हो जाएगी। और टाइम पूछा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो दिया है वो एक तरह से म्यू जी या एन जी कह लीजिए, वो 3.2 दिया है। देखिए ग्लास स्लैब है, एक तरह से मान लीजिए ये प्लेन है ग्लास का, और इसकी जो मोटाई है टी जो है वो कितनी है, 2 × 3 मीटर है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी या एन जी वो इतना है। तो इसे लाइट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लाइट तो आ रही है, ये एयर है, तो एयर में लाइट की स्पीड तो कुछ और होगी, लेकिन हम निकाल लें कि इस ग्लास में उसकी स्पीड क्या है जी। तो ग्लास के अंदर लाइट किस स्पीड से चल रही है और इस ग्लास को कितना पार करना है, यानी कितना दूरी तय करना है, इतना मीटर। तो हमें अगर ये वेलोसिटी मिल जाएगा और हमें टाइम थिकनेस पता है, थिकनेस को टी से रखें या यहाँ पे टाइम टी होगा तो थिकनेस को डी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, चलिए एक्स, तो ये एक्स है। तो जो हम इस मीडियम की वेलोसिटी मालूम कर लें और हमें ये डिस्टेंस मालूम है, तो हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है कि नहीं। तो इसमें वो किस स्पीड से लाइट आएगी और कितनी डिस्टेंस तय करेगी, तो हमें टाइम पता हो गया। तो मेन रोल हमारा यहाँ पे ये है, क्योंकि हमें ये पता है और ये पता कर लेना है, तो ये मालूम हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए हमको ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ ये, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, जो रिलेटेड वो फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो लाइट की स्पीड से रिलेटेड होता है, तो ये हो जाएगा ये। और ये हमारा कितना है, इतना, और सी कितना होता है पता है, और हमें ये मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि 8 ये, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका ये होता है, याद भी रखिएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल में लगा के दिखाना होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो टी निकालना है। तो टी यानी कि डिस्टेंस अपान उस मीडियम में वेलोसिटी, तो ये कितना है -3 मीटर, वेलोसिटी कितना है 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा ये, तो ये 10⁻11 सेकेंड इतना लगेगा टाइम, ठीक है ना। तो इस स्लैब को यानी कि ग्लास को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, टी। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाहिर सी बात है हमें डिस्टेंस पता है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड पता कर लेंगे। तो स्पीड पता करने के लिए हमें कुछ क्लू दिया होगा ए, ठीक है ना। तो हम ये फार्मूला जानते हैं, म्यू बराबर C/V, बस उसको लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई डिफरेंट टाइप का सवाल था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और भी सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 1-2 सवाल और देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ खास नहीं है, मतलब हमें एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, अगर आता है तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसे ग्लास स्लैब है, हमने उसको बताया था, ठीक है ना, और एयर है और एक ग्लास है, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मल है, तो यहाँ पे कोई लाइट रेज जो है अगर इंसिडेंट होती है तो ग्लास में आएगी, तो ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इसमें लाइट कम है, तो थोड़ा सा इस तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। फिर जैसे दूसरे पृष्ठ पे आएगी, तो जैसे ही बाहर आएगी एयर में आएगी, तो जितना झुकी थी उतना ही ये अवे फ्रॉम हो जाएगी, मतलब है कि वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने यह प्रूफ भी किया था कि ये जो एंगल I1 है और ये I2 है, ये इक्वल होते हैं, प्रूफ किया था। दूसरी चीज़, ये
और इसके इक्वल होता है। जैसे R1 और ये R2 है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा हमने प्रूफ किया था। तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि I1 R1 में रिलेशन क्या है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि I1 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा। R1 R2 में क्या रिलेशन, तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। फिर पूछेगा कि R2 I2 में क्या रिलेशन है, तो I2 जाहिर सी बात है R2 से ज़्यादा हो जाएगा। I1 I2 में तो I1 बराबर I2। ये रिलेशन कभी कभी सवाल में पूछ सकता है, ठीक है ना, ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये भी पूछ सकता है कि अगर ग्लास स्लैब में ये है, डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि अगर कहने का मतलब है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, और अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो रे ऑफ लाइट का स्केच करिए, रिफ्रैक्शन दिखाइए, शो करिए। तो देखिए यहाँ पे ये एयर एक तरह से है, रेयर मीडियम डेंसर में आएगा तो ये किधर झुक जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है ना। फिर से ये अगर बाहर आएगा तो फिर से ये μ1 आ जाएगा, तो फिर से दूर हट जाएगा। तो ये हो गया। कभी कभी ये होगा कि जैसे कि दो मीडियम है, दोनों का μ1 और ये μ2 है, और μ1 जो है इक्वल टू μ2 है, तो आप वो खींच के दिखाइए, क्या नाम है, पाथ रेस, लाइट रेस का पाथ। तो जाहिर सी बात है जब दोनों इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं तो लाइट रेस का पाथ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा आएगा ना, ठीक। और उसी का उल्टा हो जाए कि मान लीजिए कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो इस तरह का आप पढ़े हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आप माइंड में लेकर के कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब एक सवाल और देख लेते हैं, सवाल नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आखिरी है कि कोई कॉइन है या कोई ऑब्जेक्ट है किसी वाटर टैंक में, मतलब कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करेंगे अगर हमें रियल और वर्चुअल डेप्थ पता है तो, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी देख लेते हैं, 8वां क्या है। ब्लैक बोर्ड पर 8वां और आखिरी सवाल क्या है कि वाटर टैंक अपीयर टू बी 4 मीटर डीप व्हेन विप्ड फ्रॉम द टॉप। टॉप से एक वाटर टैंक को देखा जाता है तो वो 4 मीटर डीप गहरा लगता है, मतलब अपीयर होता है, एक्चुअल नहीं होता है। If the refractive index of the water is 4/3, तो what is the actual या real depth of the tank? तो जानते हैं कि यहाँ पे जो ये चीज़ हमारा दिया हुआ है कितना है, और एक तरह से अपीयरेंट डेप्थ क्या है, अपीयरेंट डेप्थ हमारी क्या है, वो 4 मीटर है। हमें क्या पता करना है, एक्चुअल यानी रियल, ठीक है। तो एक रिलेशन हम जानते हैं, ये W है, क्या जानते हैं कि एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, ठीक। तो ये हमारा 4/3 दिया हुआ है, एक्चुअल डेप्थ हमें मालूम करना है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्चुअल डेप्थ। और देखिए इसमें हमने एक आइडिया बता रहे हैं, इसमें कोई 3 में से 2 दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल सकते हैं। और ये कितना है, 4 मीटर है। अब यहाँ से देखिए एक्चुअल डेप्थ आप निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, एक्चुअल डेप्थ देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 × 4/3 कितना हो जाएगा, 16/3। तो यहाँ भाग देंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और बचेगा 1, 3 × 3 = 9, ऐसे 3 3 आता जाएगा, तो इतना मीटर। तो एक्चुअल डेप्थ इतनी है, लेकिन प्रतीत कितनी हो रही है, 4 मीटर, ठीक है ना। तो ये आखिरी में हमने पढ़ाया भी था, तो इससे भी एक सवाल होना ज़रूरी था, ठीक है। तो चलिए आज का जो न्यूमेरिकल का ये प्रॉब्लम जो थी उसका जो वीडियो लेक्चर आज यहीं समाप्त करते हैं। और आई होप कि आपको ये सारे सवाल या न्यूमेरिकल जो भी हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है।
तो जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेंस, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में लेंस के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।